स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री जो अपना पार्ट है 5वां, उसका अपन दूसरी क्लास है आज अपने। पिछली क्लास में अपन ने अधिशोषण अवशोषण में अंतर, अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, इनके बारे में अपन ने क्या कर ली थी भाई, चर्चा कर ली थी। अब आज देखेंगे अपन अधिशोषण ऊष्मा। अधिशोषण ऊष्मा आज का अपना जो टॉपिक है वो है अधिशोषण ऊष्मा। तो अधिशोषण ऊष्मा की जो परिभाषा है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस पर एक मोल वाष्प या गैस, एक मोल वाष्प या गैस के अधिशोषण से उत्सर्जित होती है, के अधिशोषण से उत्सर्जित होती है, अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। अब अधिशोषण के लिए अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। के लिए डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। अधिशोषण के दौरान गैस अधिशोषित होती है। गैस अधिशोषित होती है। अतः अणुओं का संचरण सीमित हो जाता है। इससे अधिशोषण के पश्चात
या अधिशोषण अणुओं का संचरण सीमित हो जाता है। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी के नियमानुसार स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, होना चाहिए तथा डेल्टा जी का ऋणात्मक मान तथा या फिर सीधा मैं समीकरण लिख देता हूँ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा जी का मान यदि हमें क्या चाहिए भाई, ऋणात्मक चाहिए, तो डेल्टा एच का मान हमेशा अधिक ऋणात्मक होना चाहिए, तब जाकर के हमें डेल्टा जी का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो अब अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है गैस की प्रकृति। पहला कारक है गैस की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति देखते हैं भाई, गैस की प्रकृति किस प्रकार अधिशोषण को प्रभावित करती है। तो वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, उनकी अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इनका क्रांतिक ताप अधिक होता है, क्योंकि इनका क्रांतिक ताप अधिक होता है, क्रांतिक ताप अधिक होता है, यानी क्रांतिक ताप अधिक होता है, जिसके कारण से वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, वो उनके अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती है भाई, अधिक होती है। अब क्रांतिक ताप क्या होता है कि वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं होता है, चाहे कितना भी दाब लगाया जाए, उस ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप। अब कौन कौन सी गैसें होती हैं देखो, जैसे अमोनिया NH3 है ना, NH3, HCl, SO2, CO2,
आदि। और इसका दूसरा पॉइंट अभी इसमें, वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, उनका अधिशोषण कम होता है। उनका अधिशोषण अधिक होता है, कम होता है, अधिशोषण कम होता है। कम होता है क्योंकि इनका क्रांतिक ताप कम होता है, क्योंकि इनका क्रांतिक ताप कम होता है। जैसे H2, N2, O2, F2, Cl2 आदि। तो ध्यान रखना है भी कौन सी गैसें आसानी से द्रवित होती हैं, कौन सी गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, या फिर कौन सी गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है, कौन सी गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है, कौन सी गैसों का अधिशोषण अधिक होता है, कौन सी गैसों का अधिशोषण कम होता है। तो ये इन 2 लाइनों के अंदर इंगित है सारे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं वो ज़्यादा अधिशोषित होती हैं, कम द्रवित होने वाली, आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैसें हैं वो उनका अधिशोषण कम होता है। क्यों होता है वो भी लिख दिया गया है, क्योंकि क्रांतिक ताप इनका कम होता है। अब क्रांतिक ताप की परिभाषा लिख देते हैं, देखो। क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे कितना भी दाब लगाया, चाहे कितना भी दाब लगाया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप कहलाता है। दूसरा पॉइंट अभी अधिशोषक की अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहीं ये भी लिखा हुआ मिल सकता है अधिशोषक की प्रकृति भी, तो अभी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल
अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है जबकि अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। अधिशोषण की मात्रा घटती है जैसे ठोस सतह की तुलना में बारीक चूर्ण व रंध्रयुक्त सतह पर अधिशोषण अधिक होता है। अधिशोषण अधिक होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये है भाई। अब आता है तीसरा जो पॉइंट है वो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव या अधिशोषण समतापी वक्र भी कहते हैं इन्हें, या फ्रेंडली समतापी वक्र। अधिशोषण समतापी वक्र, इसमें लिखेंगे भी यह सन 1909 में फ्रेंडलिक द्वारा दिए गए जिसके अनुसार स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर अधिशोषक द्वारा स्थिर ताप पर
अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा अधिशोषित गैस की मात्रा x/m से इंगित करते हैं, जिससे उसके साम्य दाब P के मध्य संबंध बताने के लिए वक्र खींचा गया जिसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं, जिसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। तो x/m और P के मध्य जो आरेख खींचा गया है उसे ही अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं भाई। और ये वक्र इस प्रकार है भाई। इधर है x/m और इधर है अधिशोषण P, साम्य दाब P। तो इनके मध्य ये आरेख इस प्रकार प्राप्त होता है। दो 273 केल्विन है, ये 244 केल्विन है और ये 195 केल्विन। ये P0 संतृप्त दाब जिसे कहते हैं। संतृप्त दाब अधिशोषण समतापी वक्र आरेख भी है। अब इस आरेख के इस आरेख से निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं।
निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। नंबर 1, निम्न दाब पर आरेख निम्न दाब पर आरेख सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं। सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिशोषण की मात्रा उसके साम्य दाब के समानुपाती होती है। x/m इज प्रोपोर्शनल p और x/m बराबर k p। समीकरण नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है, उच्च दाब पर आरेख स्थिर प्राप्त होते हैं। अर्थात दाब समान रहता है। अतः x बराबर k P0 बराबर 1, तो x बराबर x/m तो x/m बराबर k। ये समीकरण नंबर 2। मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा उसके दाब के घातांक के बराबर होती है। उसके दाब के घातांक के बराबर होती है। x/m p की घात 1/n। x/m बराबर k p की घात 1/m। समीकरण नंबर 3। इस समीकरण के दोनों ओर लघुगणक लेने पर
log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। देखो समीकरण 3 तथा 4 को फ्रेंड लेके के अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। log x अपॉन m व log p के मध्य आरेख खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसमें ग्राफ का ढाल 1 अपॉन n के बराबर होता है तथा अंतःखंड log k के बराबर होता है। अभी आरेख इस प्रकार अभी log x अपॉन m इधर और इधर है log p और ये जो है ये है log k और इसका ढाल वन अपॉन n इसके बराबर होता है। अभी तो देखो अब ये था गैसों के लिए। अब विलयन के लिए अधिशोषण का समतापी वक्र देखेंगे भाई। विलयनों के लिए अधिशोषण समतापी वक्र। समतापी वक्र
दाब के स्थान पर सांद्रता C को लिया जाता है x/m बराबर Kc घात 1/n। और log x/m बराबर log K प्लस 1/n log C। ये दोनों समतापी समीकरण हैं भाई। और इसका जो आरेख है वो इस प्रकार होगा। log C और इधर होगा log x/m और ये जो है ये होगा log K। इसका ढाल होगा 1/n के बराबर। ये विलयनों के लिए है भाई समतापी आरेख और समतापी समीकरण, अधिशोषण समतापी समीकरण या फ्रेंडली के समीकरण। अब आगे देखते हैं। अब अधिशोषण के अनुप्रयोग देखते हैं भाई। अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में पहला है गैस मास्क के रूप में। गैस मास्क के रूप में या गैस मास्क में, ऐसे लिख लेते हैं सीधा ही। गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का मास्क में सक्रिय चारकोल का मिश्रण भरा होता है जिसे खानों में काम करने वाले खानों में काम करने वाले मजदूर अपने मुंह पर लगाते हैं। मजदूर अपने मुंह पर
लगाते हैं, जिसके कारण हानिकारक गैसें अधिशोषित होकर श्वसन के लिए शुद्ध वायु उपलब्ध करवाती हैं। श्वसन के लिए शुद्ध वायु उपलब्ध कराती हैं या होती है, उपलब्ध होती है। दूसरा जो है आर्द्रता पर नियंत्रण। आर्द्रता पर नियंत्रण सिलिका जेल व एल्यूमीनियम जेल व एल्यूमीनियम जेल पर नमी का अधिशोषण कराकर आर्द्रता पर नियंत्रण किया जाता है। आर्द्रता पर नियंत्रण किया जाता है। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में तीसरा जो पॉइंट है वो है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में वायु को सक्रिय चारकोल पर अधिशोषित कराकर उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है। शुद्ध विलयन प्राप्त करने में
जांतु चारकोल द्वारा रंगीन पदार्थों का अधिशोषण कराकर रंगहीन विलयन प्राप्त किया जाता है। रंगहीन विलयन प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, रोगाणुओं से सुरक्षा। रोगाणुओं से सुरक्षा। विभिन्न रोगाणुओं व कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा नष्ट किया जाता है। अधिशोषण द्वारा नष्ट किया जाता है। रोगाणु कीटाणुओं को अधिशोषण के द्वारा नष्ट कर सकते हैं भाई। और अगला पॉइंट है, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में इनका पृथक्करण केवल नारियल चारकोल विधि द्वारा सक्रिय चारकोल पर अधिशोषण कराकर किया जाता है। अगला पॉइंट है, जहाग पलवन विधि में ये धातु क्रम वाले पार्ट में पढ़ लिया अपन ने। जहाग पलवन विधि में इस विधि में
चीड़ के तेल चीड़ के तेल का चीड़ का तेल चीड़ का तेल झाग कारक का उपयोग करके सल्फाइड ऐश को अधिशोषित करा के फर्तक किया जाता है। अगला पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी विधि में या वर्णलेखिकी भी कहते हैं इसे, अधिशोषण की परिघटना पर आधारित अधिशोषण की परिघटना पर आधारित वर्णलेखिकी विश्लेषण के विश्लेषण एवं विश्लेषण के विश्लेषीकरण एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक की ठोस सतह पर अभिक्रियकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है। औद्योगिक महत्व की ऐसी कई गैसीय अभिक्रियाएं हैं औद्योगिक महत्व की ऐसी कई गैसीय
अभिक्रियाएं हैं जिनमें ठोस उत्प्रेरकों का होना आवश्यक है, जैसे अमोनिया के उत्पादन में Fe उत्प्रेरक की तरह H2SO4 का संपर्क विधि द्वारा उत्पादन में तो ये अधिशोषण के भाई अनुप्रयोग हैं। तो आपने अधिशोषण के अनुप्रयोग तक पढ़ लिया है भाई आज, और इसका एक बार पुनः अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो अधिशोषण ऊष्मा है, ऊष्मा की वह मात्रा जो यानी अधिशोषण ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस पर 1 मोल गैस या वाष्प के अधिशोषण से उत्सर्जित होती है, उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है भाई? अधिशोषण की ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस पर 1 मोल जब गैस अधिशोषित हो जाती है तब उत्सर्जित होती है, उस ऊष्मा को ही कहते हैं अपन अधिशोषण ऊष्मा। अधिशोषण ऊष्मा के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा ऋणात्मक होता है भाई, हमेशा नेगेटिव होता है। और अधिशोषण के दौरान गैस अधिशोषित होती है, अतः अणुओं का संचरण सीमित हो जाता है। ऊष्मा गतिकी के नियमानुसार स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना आवश्यक है या होना चाहिए। ये एक समीकरण है जो पीछे भी आपने पढ़ा था। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति यानी वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, उनमें अधिशोषण की मात्रा क्या होती है भाई? अधिक होती है, क्योंकि इनका क्रांतिक ताप अधिक होता है, जैसे NH3, HCl, SO2, CO2 आदि। वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, उनका अधिशोषण कम होता है, क्योंकि इनका क्रांतिक ताप कम होता है, जैसे H2N2O2, F2Cl2 आदि। यह हैं क्रांतिक ताप, वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे कितना भी दाब लगाया जाए। क्रांतिक ताप कहलाता है वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैसों का द्रवीकरण क्या भाई? संभव नहीं है, चाहे कितना भी दाब लगाया जाए। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा कारक है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो अधिशोषण की मात्रा भी ज़्यादा होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो अधिशोषण की मात्रा भी घट जाती है। जैसे ठोस सतह की तुलना में बारीक चूर्ण या रंध्र युक्त सतह पर अधिशोषण अधिक होता है। दाब का प्रभाव या अधिशोषण समतापी वक्र भी कहते हैं इनको। तो दाब के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए अधिशोषण समतापी वक्र दिए गए थे, वो किसके द्वारा? 1909 में फ्राइडलिक द्वारा। स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा x/m, अधिशोषित गैस की मात्रा की
सूत्र होता है x/m। इसके सामने दाब P के मध्य संबंध बताने के लिए वक्र खींचा गया जिसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। यह है भाई अधिशोषण समतापी वक्र। तो इसमें जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं P और x/m के मध्य खींचा गया है, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो इसका आरेख होता है वो सीधी रेखा में प्राप्त होता है। अर्थात ताप बढ़ाएंगे, ताप घटाते जाते हैं तो x/m की मात्रा बढ़ती जाती है। तो देखो 273 केल्विन पर है, ये 244 पर है, ये 195 पर है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर इस आरेख से प्रेक्षण प्राप्त होते हैं हमें जो निम्न प्रकार हैं। निम्न दाब पर आरेख सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आरेख के अधिशोषण की मात्रा x/m साम्य दाब P के समानुपाती होते हैं, सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि भाई आरेख निम्न दाब पर ये रहा, यहाँ आरेख सीधी रेखा में प्राप्त होता है भाई। ये देखो यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ x/m इसके लिए x/m समानुपाती होता है P के, ठीक है ना। और मध्यम दाब पर, उच्च दाब पर यहाँ x/m समानुपाती होता है P⁻0 के, और यहाँ x/m समानुपाती है P⁻1/n के। तो इनको भी आप उतार लेना भाई, है ना। जो अब लिखे हैं मैंने ये, इनको भी आप उतार लेना इस आरेख में। तो उच्च दाब देखो, निम्न दाब पर आरेख सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं अर्थात साम्य दाब x/m के समानुपाती होता है। x/m समानुपाती P, तो x/m बराबर Kp, समीकरण 1 दे देते हैं। उच्च दाब पर आरेख स्थिर प्राप्त होते हैं, दाब समान रहता है, तो x/m दाब समान रहता है तो P⁻0, तो P⁻0 का मतलब होता है 1, तो x/m बराबर K। मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के घातांक के बराबर होती है। तो देखो x/m इज प्रोपोर्शनल P⁻1/n, x/m बराबर K P⁻1/n। इस समीकरण के दोनों ओर लॉग लेने पर या लघुगणक लेने पर, LOG लघुगणक है ना। तो देखो लॉग x/m हो जाएगा, इसका लॉग क्या आ जाएगा, ये है घात पहले आ जाएगी 1/n log P। तो ये दोनों ही समीकरण फ्रेंडलिक के अधिशोषण समतापी समीकरण है। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण लिखिए, तो इन दोनों में से कोई सा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो उसमें, या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा तो आप दोनों में से एक कोई सा भी लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे वो सही हो जाएगा, दोनों में से एक होगा। तो अब आगे देखते हैं। देखो log x/m और log P के मध्य आरेख खींचते हैं भाई। x/m और इस log P के मध्य आरेख खींचा तो आरेख से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है भाई, और इसका ढाल होता है x/1/n के बराबर होता है, और इसके बीच में ये अंतःखंड बनता है, यानी इतनी मात्रा से ऊपर ये ग्राफ शुरू होता है, आरेख शुरू होता है, तो इसे कहते हैं अंतःखंड। log K के बराबर होता है। विलयनों के लिए अधिशोषण समतापी वक्र, दाब के स्थान पर सांद्रता C को लिया जाता है, तो x/m बराबर K C⁻1/n और log x/m बराबर log K प्लस 1/n log C, ये होता है भाई। इसका ये आरेख हो गया। अब जहाँ P था वहाँ C करना है, बाकी वो का वही रहेगा सारा सिस्टम। अधिशोषण के अनुप्रयोग, नंबर 1, गैस मास्क के रूप में। गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का मिश्रण भरा होता है, जिसे खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं अपने मुंह पर लगाते हैं, जिसके कारण हानिकारक गैसें अधिशोषित होकर शोषण के लिए शुद्ध हवा उपलब्ध करवाती हैं या उपलब्ध होती है, शुद्ध हवा मिलती है उसको। तो जो हानिकारक गैसें हैं वो बाहर ही अधिशोषित हो जाती हैं। आर्द्रता पर नियंत्रण, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल पर नमी का अधिक शोषण कराकर आर्द्रता पर नियंत्रण किया जाता है। देखो उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, उच्च निर्वात का मतलब वायु रहित स्थान उत्पन्न करने में वायु को सक्रिय चारकोल पर अधिशोषित करा देते हैं, जिससे निर्वात उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध विलयन प्राप्त करने में, जहां तो चारकोल
द्वारा रंगीन पदार्थों का अधिशोषण कराकर रंगहीन विलयन प्राप्त किया जाता है। रोगाणु से सुरक्षा, विभिन्न रोगाणु या कीटाणु का अधिशोषण द्वारा नष्ट किया जाता है। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में इनका पृथक्करण के बाद नारियल चारकोल विधि द्वारा सक्रिय चारकोल पर अधिशोषण कराकर किया जाता है। झाग पलवन विधि में इस विधि में चीड़ का तेल होता है, वो झाग कार्य का काम करता है, जो सल्फाइड अयस्कों को क्या कर लेता है भाई, अधिशोषित कर लेता है। क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी विधि अधिशोषण की परिघटना पर आधारित वर्णलेखी विश्लेषण के विश्लेषीकरण और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और उस विषमांगी उत्प्रेरण में तो उत्प्रेरक की ठोस सतह पर अभिक्रियकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है। औद्योगिक महत्व की ऐसी कई गैसीय अभिक्रियाएं हैं जिनमें ठोस उत्प्रेरकों का होना आवश्यक है। जैसे अमोनिया के उत्पादन में Fe उत्प्रेरक और H2SO4 का संपर्क विधि द्वारा उत्पादन, ये भी इसी पर आधारित है भाई। और आज अपने अधिशोषण की मात्रा को अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण के अनुप्रयोग और अधिशोषण उष्मा, इनके बारे में इस क्लास में चर्चा की है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।